नीट में इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे हम लोग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सभी चीज़ों को समझा था और उसके बाद हमने एमसीक्यू को सॉल्व किया था। मैं आपके सामने एक अगला टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि नीट में इस टॉपिक से भी हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम वायरस से रिलेटेड सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे और आप देखेंगे कि कितने आसानी से आप उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाते हैं जो कि पिछले साल नीट में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वायरस के बारे में जानने के लिए। वायरस एक सेल नहीं होता है। वायरस एक सेल नहीं होता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि वायरस एक लिविंग है कि एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो आप कहेंगे कि वायरस ना ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ना ही एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायरस एक इंटरमीडिएट है। वायरस एक इंटरमीडिएट है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का बीच का है। ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। ऐसे कौन सी बात है वायरस को लेकर जिससे हम कहते हैं कि वायरस लिविंग भी नहीं है और वायरस नॉन लिविंग भी नहीं है और वो एक इंटरमीडिएट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वायरस इंटरमीडिएट क्यों है, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक क्यों है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का कनेक्टिंग लिंक ये क्यों है। पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग वायरस से रिलेटेड समझते हैं। वायरस इज नॉट ए सेल। वायरस एक सेल नहीं है। सेल को जब हम लोग देखते हैं तो सेल का एक मेम्ब्रेन रहता है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स रहता है, जैसे न्यूक्लियस रहता है, गोल्जी बॉडी रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है और बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। लेकिन वायरस के अंदर ना ही तो वायरस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हालांकि वायरस का अलग से एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, लेकिन वायरस एक सेल नहीं है क्योंकि वायरस का खुद का अपना मेटाबॉलिक पाथवे नहीं है। खुद से वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसके अंदर ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल होता है। तो इसी को लेकर आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग वायरस। तो उसमें एक स्टेटमेंट आपको ये भी मिल सकता है कि वायरस इज नॉट ए सेल, वायरस लैक सेल ऑर्गेनेल जैसे कि गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वायरस कोई सेल नहीं है और वायरस लैक सेल ऑर्गेनेल। वायरस के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। वायरस एक पैरासाइट की तरह काम करता है। वायरस को सरवाइव करने के लिए कोई होस्ट की आवश्यकता होती है। वायरस नीड से होस्ट, ये दूसरे के होस्ट में जाके, दूसरा होस्ट में जाके उसके सेल के अंदर जाके ही खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है। वायरस बाहर के एनवायरनमेंट में ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। इसका कारण यही है कि वायरस के पास अपना कोई इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे नहीं है। वो सेल का मेटाबॉलिक पाथवे को यूज करके वो मल्टीप्लाई कर सकता है। इसीलिए वायरस को हम लोग पैरासाइट भी कहते हैं और वायरस को हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। इंट्रासेलुलर, जो कि ये सेल के अंदर जाके ही मल्टीप्लाई कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसे इंट्रा मतलब सेल का अंदर, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर का मतलब होता है ये सेल के अंदर जाके ये मल्टीप्लाई कर सकता है किसी भी होस्ट के सेल के अंदर, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन का सेल हो, चाहे वो प्लांट्स का सेल हो या फिर वो किसी एनिमल का सेल हो। ये वायरस सेल के अंदर जाके खुद का मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। ये इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। खुद का, इसके अपने पास खुद का कोई मेटाबॉलिक पाथवे नहीं रहता है। और इसे ऑब्लिगेटरी पैरासाइट इसलिए भी कहते हैं
क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये बाहर के एनवायरनमेंट में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है। ये जब भी ह्यूमन सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर जाएगा तो ही ये वायरस अपने आप का और खुद का लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएगा। और एक तरह का पैरासाइट होता है जो कि खुद का लाइफ साइकिल या तो ह्यूमन सेल के अंदर कंप्लीट कर सकता है और या फिर वो बाहर के सेल के अंदर कंप्लीट कर सकता है, वो अलग तरह का पैरासाइट होता है। लेकिन वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो कि इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं कर सकता है और ये वायरस सेल के अंदर जाके ही खुद का रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। तो ये 3 बातों को समझने के बाद में हम और एक बात समझते हैं। वायरस के पास, जो कि मैंने कहा कि वायरस के पास कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे खुद का नहीं होता है, ये दूसरे का मेटाबॉलिक पाथवे को यूज करके खुद को मल्टीप्लाई करता है और खुद को इस दुनिया में जीवित रखता है। जो कि इसके पास खुद का मेटाबॉलिक पाथवे नहीं रहता है, इसके पास खुद का मेटाबॉलिज्म करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं रहता है। हमें पता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत तरह का एंजाइम यूज होता है, लेकिन वायरस के पास खुद का एंजाइम नहीं रहता है। ये होस्ट का एंजाइम को यूज करके खुद का अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाता है। यही एक कारण है कि वायरस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है, उसको एक होस्ट चाहिए ताकि वो खुद को मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट करवा सके। तो वायरस के पास में कोई भी वायरस लैक्स एंजाइम। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि वायरस के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ऐसे कुछ वायरसेस है, कुछ मतलब ऐसे 2 ही वायरस है जिसके पास अपना खुद का एंजाइम होता है। वो कौन सा 2 वायरस है जिसके पास अपना खुद का एंजाइम होता है? तो वो है HIV का वायरस, जिसे हम लोग HIV का वायरस को हम लोग रेट्रो वायरस भी कहते हैं, रेट्रो वायरस। और इस रेट्रो वायरस के पास एक एंजाइम होता है। जब हम HIV एड्स को डिटेल में पढ़ेंगे इसी मॉड्यूल में, तब हम समझेंगे कि रेट्रो वायरस HIV के वायरस को हम लोग कहते हैं। और इस HIV के वायरस के पास एक एंजाइम होता है, खुद का अपना एंजाइम होता है। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई भी वायरसेस के पास में एंजाइम अपना खुद का नहीं होता है, लेकिन ये HIV वायरस के पास में अपना खुद का एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। हम समझेंगे कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम है इस HIV वायरस के अंदर। और एक वायरस है जिसके पास अपना खुद का एक एंजाइम होता है, जिसका नाम है, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज के पास भी अपना खुद का एक एंजाइम होता है। ये बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बैक्टीरिया। वायरस से सिर्फ ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो, उस वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला ये वायरस है। तो ये अपने ही आसपास के इवोल्यूशन के टाइम में अपने ही आसपास के कम्युनिटी को ये इन्फेक्ट कर रहा है। वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। वायरस एक ऐसा चीज है जो किसी भी लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो, कोई भी सेल को ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो उसे हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो वायरस के पास नॉर्मली कोई भी एंजाइम्स नहीं रहता है, लेकिन 2 ऐसे वायरस है जिसके पास अपना खुद का एंजाइम रहता है। एक मैंने कहा रेट्रो वायरस, जो HIV एड्स के वायरस को हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं। इस रेट्रो वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम रहता है। और एक है बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज के पास में एक एंजाइम रहता है जिसको हम लोग लाइसोसोमल एंजाइम कहते हैं। इसके लाइसोसोमल एंजाइम रहता है, लाइसोसोमल एंजाइम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वायरस से रिलेटेड, जो एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट की तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए
कि वायरस के पास खुद का अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं रहता है, तो इसके वजह से क्या होता है, तो वायरस का जब खुद का अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं रहता है, इसी कारण से वायरस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए किस पे डिपेंड रहता है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए होस्ट सेल्स पे डिपेंडेंट रहता है। होस्ट सेल चाहिए इसको अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए वायरस को एक होस्ट सेल चाहिए। चाहे वो होस्ट सेल क्या हो सकता है, ये होस्ट सेल एक प्लांट सेल हो सकता है, ये होस्ट सेल ह्यूमन सेल या फिर कोई भी एनिमल सेल हो सकता है, एनिमल सेल या फिर ह्यूमन सेल हो सकता है, ये होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है। हमने समझा है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, तो ये होस्ट सेल एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग because they are dependent for multiplication and their metabolic processes for host cell, क्योंकि वो होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस को करने के लिए और अपना मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए, इसीलिए वायरस एक इंटरमीडिएट है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को लेकर भी बहुत तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देखिए, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे तो हम लोग देखेंगे उस चीज का एक आउटर कवरिंग रहता है। जैसे हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग स्किन है, उसी तरह से वायरस का एक आउटर कवरिंग होगा, आउटर कवरिंग, और ये आउटर कवरिंग को हम लोग एनवेलप कहेंगे, जिसमें वायरस एनवेलप होके रहेगा। जैसे चिट्ठी का एक एनवेलप रहता है और असली जो चिट्ठी हम लोग लिखते हैं, जो एक्चुअल रिटर्न रहता है, वो एक एनवेलप के अंदर रहता है। उसी तरह से वायरस का एक ऊपर से एक एनवेलप रहता है, और वायरस के अंदर जो वायरस का असली जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस एनवेलप के अंदर रहता है। तो वायरस का जो आउटर कवरिंग है, जिसको हम लोग एनवेलप कहते हैं, एनवेलप या फिर जो आउटर कवरिंग है वायरस का, उसे हम लोग, ये एनवेलप के आउटर कवरिंग को हम लोग कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं हम लोग इसे। ये वायरस का आउटर कवरिंग को हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और ये कैप्सिड अलग अलग यूनिट से मिलके बना हुआ रहता है। ये कैप्सिड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैप्सिड का अलग अलग यूनिट मिलकर ये पूरा कैप्सिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक एक यूनिट जो कैप्सिड का फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत सारा यूनिट मिलके जो ये बड़ा सा कैप्सिड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसे हम लोग कैप्सोमर कहते हैं, कैप्सोमर। तो अगर आपसे पूछे कि वायरस का एनवेलप का नाम क्या है, तो वायरस का एनवेलप का नाम है कैप्सिड, जो कि एक प्रोटीन ही है। और वायरस का जो एनवेलप है कैप्सिड, वो किससे मिलके बना है, तो वो एक अलग अलग छोटा छोटा यूनिट से मिलके बना है, जिसे हम लोग कहते हैं कैप्सोमर। और जो वायरस का जो असली चीज है, जो असली जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इस एनवेलप के अंदर बंद रहता है। जैसे चिट्ठी एक लिफाफे के अंदर बंद रहता है, उसी तरह से वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस कैप्सिड या फिर आउटर कवरिंग जो कैप्सोमर से मिलकर बना हुआ है, जो उसी के अंदर बंद रहता है, ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। तो ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस को हम लोग जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस को हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, न्यूक्लिक
ये जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर या तो डीएनए हो सकता है, डीएनए, या फिर और आरएनए हो सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरा लिखा गया सेंटेंस को, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड रहता है या फिर वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, जैसे सभी सेल का अपना एक जीन रहता है, मतलब अपना एक जेनेटिक मटेरियल रहता है। जैसे कि ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम्स रहता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रहता है। प्लांट सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स रहते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रहते हैं। बाकी का एनिमल सेल का सबका अपना अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरिया का भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। उसी तरह से वायरस का भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो तो एक डीएनए हो सकता है और एक आरएनए हो सकता है। कभी भी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं रहेगा। वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो हमेशा एक ही रहेगा, चाहे वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। इसी को लेकर हम लोग वायरस को क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि ये वायरस एक डीएनए वायरस है और ये वायरस एक आरएनए वायरस है, क्योंकि उस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है और इस वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक आरएनए है। कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ वायरस में नहीं रहेगा। इसी को लेकर स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए इज प्रेजेंट इन द वायरस। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वायरस के पास हमेशा एक ही चीज रहेगा, चाहे वो डीएनए रहेगा या फिर वो आरएनए रहेगा। तो यहाँ तक बात समझने के बाद हम लोग आगे समझते हैं कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए रह सकता है या आरएनए रह सकता है। नेवर बोथ, नेवर बोथ मतलब दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकता है। और जो ये वायरस का आउटर कवरिंग है जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं, ये आउटर कवरिंग बेसिकली एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। तो वायरस के स्ट्रक्चर को लेकर आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस का जो आउटर कवरिंग है, जो एनवलप है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैप्सिड। वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। वो कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं होगा। और जो कैप्सिड है वो किससे मिलकर बना रहता है? तो वो बना रहता है कैप्सोमर से मिलकर। यहाँ तक वायरस का स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स को इसमें ऐड करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वायरॉइड्स, VIROID। वायरस मतलब आपको समझ में आया कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरस का स्ट्रक्चर एक वायरस का एक आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, जो वायरस का एनवलप है और उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या फिर वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। तो फिर एक नया टर्म है वायरॉइड्स। ये वायरॉइड्स क्या है? ये वायरॉइड्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। आरएनए इसका आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और ये आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके पास में कोई भी एनवलप नहीं रहता है। जैसे हम वायरस के पास देखते हैं, वायरस के पास में एक एनवलप रहता है, उसका कैप्सिड रहता है, लेकिन ये वायरॉइड के पास में एनवलप नहीं रहता है और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था टी.ओ. डाइनर। टी.ओ. डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने इस वायरॉइड को डिस्कवर किया था। ये भी कभी कभी सेंटेंस की तरह पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस की तरह आपसे पूछा जा सकता है कि वायरॉइड्स क्या है। वायरॉइड्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। वायरॉइड्स को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे टी.ओ. डाइनर। और जो कि वायरॉइड्स के अंदर आरएनए होता है और ये आरएनए का जो मोलिकुलर वेट होता है वो मोलिकुलर वेट बहुत कम होता है। मतलब इसके स्ट्रक्चर का जो वेट होता है, जो आरएनए का जो इसका वेट होता है वो वेट
जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट वायरस का बहुत ही लो होता है। वायरोइड्स का मॉलिक्यूलर वेट वायरस से बहुत ही लो होता है, क्योंकि इसका आरएनए के जो स्ट्रक्चर, आरएनए को जो बना रहा है, जो न्यूक्लिक एसिड मिलकर इसके आरएनए को जो बना रहा है, जो न्यूक्लिक एसिड का जो अलग अलग पार्ट्स होता है वो मिलकर जो इस आरएनए को बना रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है और इसके पास जो कि एनवेलप भी नहीं है, इसीलिए वायरोइड्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है और ये वायरस से छोटा होता है, स्मॉलर देन वायरस। तो हम लोग ऐसे टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं जो कि नीट में पूछे जाते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ब्लड और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सभी एमसीक्यू को हमने सॉल्व किया था। अभी दूसरे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि इस टॉपिक का नाम है वायरस। तो इस वायरस से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग सभी चैप्टर 11th और 12th में जहाँ जहाँ भी वायरस से रिलेटेड कोई भी चीज लिखा गया है वो सभी चीज को एक साथ आनकर, सभी चीजों को एक साथ लेकर आकर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को इंक्लूड करके, क्योंकि आजकल नीट एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बाहर से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और वो बाहर से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं ये मैं अपना एक्सपीरियंस को निकाल कर आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये सब टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। तो इसे पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे या फिर आप नीट के एग्जाम देने जाएंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प होगा और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में। तो हम लोग समझ रहे थे वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर और वायरस और वायरॉइड का डिफरेंस क्या है। वायरस का एक आउटर कवरिंग रहता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, लेकिन वायरॉइड्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमेशा ही आरएनए होगा। और ये वायरॉइड छोटा रहता है वायरस से। इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे टी और डीनर। और इस वायरस का जो वायरॉइड्स का जो आरएनए रहता है उसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस के आरएनए से बहुत ही कम रहता है। और एक नया चीज को हम लोग समझते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रायोन। प्रायोन्स को लेकर भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रायोन्स क्या है? ये प्रायोन्स, जैसे कि मैंने कहा, वायरस के एक आउटर कवरिंग रहता है जिससे प्रोटीन से मिलकर बना रहता है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल रहता है। अगर किसी वायरस के पास में अंदर का जेनेटिक मटेरियल नहीं हो, सिर्फ बाहर का वो प्रोटीन हो और वो प्रोटीन ही सिर्फ जाके किसी को इन्फेक्शन कर सकता है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रायोन्स। प्रायोन्स कहने का मतलब इन्फेक्टियस प्रोटीन, क्योंकि मैंने कहा वो बाहर का जो कवरिंग जो प्रोटीन से मिलकर बना है, इसके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट। इस तरह का वायरस को हम लोग वायरस नहीं कहेंगे, इस तरह का वायरस को हम लोग क्या कहेंगे? ये प्रायोन है। इसके पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसका प्रोटीन ही किसी को जाके इन्फेक्शन कर सकता है, इसीलिए ये एक इन्फेक्टियस प्रोटीन है। ऐसा कौन कौन सा बीमारी है जो ये प्रायोन के वजह से हो सकता है? तो ये प्रायोन की वजह से हो सकता है, एक बीमारी का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं मैड काउ डिसीज इन कैटल। ये मैड काउ डिसीज इन कैटल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रायोन इन्फेक्शन। एक इन्फेक्टियस प्रोटीन है जो कि जाके कैटल को इन्फेक्ट करता है और कैटल जो है कि पागल हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन जाके उसके ब्रेन में लग जाता है और ब्रेन में लगने के बाद ये प्रोटीन जाके ब्रेन के प्रोटीन का स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिसके वजह से जो कैटल है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैड काउ डिसीज इन द कैटल। अगर ये प्रोटीन जाके किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, उस कंडीशन में एक डिसीज का नाम है जिस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया है, और ये इसका क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी एक ही जैसा रहता है। जैसे ये कैटल में जो कैटल अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है, उसी तरह से इंसान भी अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है अगर इस प्रायोन का इन्फेक्शन हो। तो उस कंडीशन में उस बीमारी का नाम है
जैकब डिसीज। तो क्रूचफेल्ड-जैकब डिसीज क्या है? क्रूचफेल्ड-जैकब डिसीज प्रायोन से होने वाला डिसीज है और ये ह्यूमंस में होता है। ये काउंटर पार्ट है मैड काउ डिसीज का। मैड काउ डिसीज केटल में होता है, केटल जो एक एनिमल है, और इसका काउंटर पार्ट जो ह्यूमन में होता है वो है क्रूचफेल्ड-जैकब डिसीज। दोनों ही डिसीज ये प्रायोन के वजह से होते हैं, और प्रायोन एक इन्फेक्टियस प्रोटीन है जिसके पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इस क्रूचफेल्ड-जैकब डिसीज या फिर मैड काउ डिसीज को हम लोग बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी भी कहते हैं। एनकेफेलोपैथी या फिर BSE बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी भी कहते हैं। बोबाइन का मतलब होता है केटल, स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी का मतलब होता है ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहा है वो स्पॉन्जिफॉर्म चेंजेस हो रहा है, और जो एनकेफेलोपैथी होता है वो एक प्रेजेंटेशन होता है जो चेंजेस का वजह से उसने और उस केटल ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। तो प्रायोन से रिलेटेड इतने चीज आपको याद रखने होंगे कि प्रायोन एक इन्फेक्टियस प्रोटीन है, और इससे केटल में जो डिसीज होता है वो होता है BSE बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी, जिसको हम लोग मैड काउ डिसीज इन द केटल भी कहते हैं। और इसका काउंटर पार्ट जो ह्यूमन में होता है वो भी प्रायोन के कारण होता है। उसका नाम अलग है, जो साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया था क्रूचफेल्ड-जैकब, वो दो साइंटिस्ट का नाम पे ये डिसीज का नाम रखा गया है क्रूचफेल्ड-जैकब डिसीज। और प्रायोन के अंदर जेनेटिक मटेरियल कोई भी नहीं रहता है। तो इतना चीजों को समझने के बाद अब हम लोग समझने जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की जब हम लोग बात करते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल DNA है तो वो वायरस एक DNA वायरस होगा, और वायरस का अगर जेनेटिक मटेरियल RNA है तो वो वायरस एक RNA वायरस होगा। तो DNA जो है वो DNA वायरस के अंदर डबल स्ट्रक्चर में भी रह सकता है, मतलब डबल स्ट्रक्चर DNA वायरस हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस हो सकता है। कहने का मतलब DNA हम लोग उसी बोलते हैं जबकि उसका प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्या क्या रहता है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अगर जो उसका जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है वो अगर प्यूरिन, पायरिमिडीन, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन है तो हम लोग उसे DNA कहेंगे। लेकिन अगर थायमीन के जगह पे यहाँ पे थायमीन अगर यूरेसिल से रिप्लेस हो गया है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग RNA कहेंगे। ये चीज अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम DNA, RNA और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्यूरिन और DNA में जो प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है वो होता है एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन। RNA में थायमीन को रिप्लेस करके आता है यूरेसिल। तो अगर उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल DNA है तो वो DNA या तो डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है या फिर वो DNA एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस हो सकता है। वो DNA का अगर एक ही स्ट्रैंड है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होगा। DNA अगर दो स्ट्रैंड के साथ मिलकर बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं DNA का ये दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है। अगर दो स्ट्रैंड के साथ मिलकर बना हुआ है उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो हम लोग कहेंगे कि वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। और अगर एक ही स्ट्रैंड है DNA का तो हम लोग कहेंगे कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस का एग्जांपल्स क्या क्या होगा? तो आपको पूछा जा सकता है कि डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस में कौन कौन सा वायरस आता है, तो वह एक है हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड वायरस है। बैक्टीरियोफेज जिसको T2 या फिर T4 बैक्टीरियोफेज जिसे हम लोग कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज। तो हर्पीस वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, हेपाटाइटिस वायरस।
हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस में अलग अलग वायरस आपको देखने को मिलेंगे, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस डी वायरस। तो बाकी सब वायरस जो होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस में भी एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। इसी को लेकर इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस कौन से तरह का वायरस है, ये डीएनए वायरस है कि ये आरएनए वायरस है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी ही एक ऐसा हेपेटाइटिस वायरस है, बाकी हेपेटाइटिस वायरस आरएनए वायरस है और ये हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है। इसीलिए ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक यूनिक वायरस है। बाकी सब हेपेटाइटिस वायरस एक आरएनए वायरस है, लेकिन ये हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए वायरस है उसमें आपको एक ही नाम याद रखना पड़ेगा, कोलीफेज। कोलीफेज एक वायरस है जो एस्चेरिचिया कोलाई को इन्फेक्ट करता है। ई कोलाई जो एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई उसको इन्फेक्ट करने वाला ये वायरस है, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। उसी तरह से आरएनए वायरस भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस मोस्ट कॉमन वायरस है और ज्यादातर वायरस इसी ग्रुप में पड़ते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में अगर डाउट हो रहा है कि ये वायरस कौन से ग्रुप का वायरस है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप तुक्के में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस या फिर आरएनए वायरस आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये आरएनए वायरस ज्यादातर वायरस जो है वो आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस बहुत ही कम है। तो बाकी सारा जो वायरस है जैसे कि पोलियो वायरस, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, अभी का जो हाल फिलहाल में जो चल रहा है कोरोना वायरस, वो भी एक आरएनए वायरस है। जैसे कि रोटा वायरस नहीं, जैसे कि एचआईवी वायरस, जैसे कि पोटैटो मोज़ाइक वायरस, जैसे कि रेबिस और मीजल्स वायरस, जैसे कि टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस और पोटैटो मोज़ाइक वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। उसी तरह से कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। टोबैको मोज़ाइक वायरस, पोटैटो मोज़ाइक वायरस एक आरएनए वायरस है, कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस एक डीएनए वायरस है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का एक एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है रोटा वायरस। और रोटा वायरस से जो बीमारी होता है बच्चों में वो होता है डायरिया। और रोटा वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन भी आजकल गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। और रोटा वायरस के अगेंस्ट में जो वैक्सीन है उसका नाम है रोटावैक। और ये एक ओरल वैक्सीन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरह पोलियो एक ओरल वैक्सीन है, जो हम पोलियो का ड्रॉप खिलाते हैं वो ओरली देते हैं, मतलब मुंह से देते हैं ओरल वैक्सीन। उसी तरह से रोटा वायरस का जो वैक्सीन है वो भी एक ओरल वैक्सीन है, वो ड्रॉप से खिलाया जाता है। पोलियो को हम लोग 2 ड्रॉप में देते हैं, रोटा वायरस को हम लोग 5 ड्रॉप्स करके देते हैं। तो ये रोटा वायरस का वैक्सीन है जो कि, और ये वायरस है जो कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में आप देख सकते हैं कि वायरस को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। अगर उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो वो एक डीएनए वायरस होगा, अगर उसका जेनेटिक मटेरियल एक आरएनए है तो एक आरएनए वायरस होगा। डीएनए वायरस में अगर उसका डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब 2 स्ट्रैंड है घूम घूम के, तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा। और अगर वो सिंगल स्ट्रैंड है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा। उसी तरह से आरएनए का अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होगा, अगर डबल स्ट्रैंड है तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस एक ही है जो रोटा वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस एक ही है जो कोलीफेज है। बाकी जो बच जा रहा है वो मैक्सिमम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के ग्रुप में आ रहा है। इसीलिए आप अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस को याद रखते हैं तो बाकी जो बच के आया वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है।
हर्पीस वायरस बैक्टीरियोफेज हेपाटाइटिस भी, जो कि एक इम्पोर्टेंट वायरस है, जो कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। बाकी सारा जो हेपाटाइटिस वायरस है, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस ए, सी, डी और ई, ये हेपाटाइटिस ए, सी, डी और ई ये आरएनए वायरस है। कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, तो पोटैटो मोजाइक और टोबैको मोजाइक वायरस एक आरएनए वायरस। तो इस तरह से हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अगली चीज जो हमें समझना है वो है वायरस जब भी हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करता है या फिर हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो हमारे बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, और वो एंटीबॉडी और एक स्पेसिफिक चीज का फॉर्मेशन करता है। हमारे बॉडी और हमारे इम्यून सिस्टम एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है वायरस के अगेंस्ट में, क्योंकि जब भी वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने के लिए एक सब्सटेंस का सिंथेसिस करता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन जाके उस वायरस को डिस्ट्रॉय करता है या फिर उस वायरस से जाके लड़ता है। तो ये इंटरफेरॉन हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम का कौन कौन सा सेल सेक्रीट करता है। तो इंटरफेरॉन 3 तरह का रहता है। अल्फा इंटरफेरॉन रहता है, एक बीटा इंटरफेरॉन रहता है और एक डेल्टा इंटरफेरॉन रहता है। अल्फा इंटरफेरॉन सेक्रेट करता है WBC, बीटा इंटरफेरॉन सेक्रेट करता है फाइब्रोब्लास्ट और डेल्टा इंटरफेरॉन सेक्रेट करता है लिम्फोसाइट। तो आप देख सकते हैं इंटरफेरॉन 3 तरह का है, और हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल है WBC, फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट, तो इतना डिटेल्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरफेरॉन किसके अगेंस्ट में सिंथेसिस होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटरफेरॉन से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वो इम्यून सिस्टम वायरस के अगेंस्ट में सिंथेसिस कर रहा है। और इंटरफेरॉन को कौन सिंथेसिस करता है, तो ये WBC, फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट सिंथेसिस करता है। इसका टाइप्स आपसे नहीं पूछा जा सकता है। बस आप इतना याद रखना कि इंटरफेरॉन वायरस के अगेंस्ट में सिंथेसिस होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम सिंथेसिस करता है, जैसे कि WBC, लिम्फोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो ये सब बेसिक चीज है वायरस के अगेंस्ट में जो हमने समझा। अब हम लोग एक एक वायरस को अच्छे से समझेंगे। एक एक वायरस में हम लोग सभी वायरस को नहीं समझेंगे, हम लोग वही वायरस को समझेंगे जो वायरस नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारा वायरस है समझने के लिए, लेकिन सभी वायरस नीट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने पेपर को जब रिसर्च किया तो मैंने देखा कि कुछ ही ऐसे वायरस है जो कि आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसे 5-6 वायरस ही है जो हर साल 1-2 साल बाद, हर 1-2 साल बाद आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग अभी वही वायरस को पढ़ेंगे जो कि नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो कि नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके अलावा कोई भी वायरस आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो सबसे पहला वायरस जो है जो नीट के एग्जाम में पूछा जाता है वो है TMB, जिसको हम लोग टोबैको मोजाइक वायरस कहते हैं। टोबैको मोजाइक, तो टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है, जो मैंने पढ़ा पिछले स्लाइड में, आप देख सकते हैं कि ये टोबैको मोजाइक वायरस, यहाँ पे ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है ये टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये टोबैको मोजाइक एक हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है। इस तरह से घूमता घूमता इसका स्ट्रक्चर जो रहता है, शेप जो रहता है इसका वो हेलिकल शेप रहता है। मेरा लिखा गया एक और इम्पोर्टेंट है, और ये सब एक पोटेंशियल क्वेश्चन के रूप में आप टोबैको मोजाइक वायरस पे आप देख सकते हैं। टोबैको मोजाइक वायरस का शेप कैसा रहता है, ये एक हेलिकल शेप का रहता है। टोबैको मोजाइक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। तो कभी कभी तो टोबैको मोजाइक वायरस का साइज तक आपसे पूछ लिया जाता है कि टोबैको मोजाइक वायरस का साइज क्या रहता है। तो इसका साइज 300 × 20 नैनोमीटर रहता है। ये टोबैको मोजाइक वायरस का साइज रहता है।
और टोबैको मोजाइक वायरस का शेप जो कि हेलिकल शेप का रहता है, और इसके शेप, इस वायरस का जो कवरिंग रहता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, ये वायरस का कवरिंग जो रहता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए है, ये एक कॉइल आरएनए रहता है। आप देख रहे हैं किस तरह से इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक कॉइल को बना रहा है, इसीलिए इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक कॉइल के रूप में रहता है, इसीलिए हम लोग उसे कॉइल आरएनए कहते हैं। टोबैको मोजाइक वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? तो ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। टोबैको मोजाइक वायरस टोबैको प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको टोबैको मोजाइक वायरस से पूछा जा सकता है। इसी में आपके 4-5 क्वेश्चन बन रहे। सबसे पहला क्वेश्चन, टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो इसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका साइज कितना है? 300x20 नैनोमीटर। इसका शेप कितना है? कैसा है इसका शेप? इसका शेप एक हेलिकल शेप है। इसके अंदर जो आरएनए रहता है वो एक कॉइल आरएनए है, कॉइल की तरह रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोबैको मोजाइक वायरस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या क्या है। अगला वायरस जो हम समझने जा रहे हैं वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज, जो कि मैंने कहा कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बैक्टीरियोफेज। तो ये एक वायरस है, वायरस that infect बैक्टीरिया। ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये बैक्टीरिया का सेल है और यहाँ पे ये एक बैक्टीरियोफेज है, मतलब कि ये एक वायरस है और ये बैक्टीरिया है। तो ये वायरस इस बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करेगा? सबसे पहले ये वायरस जाके इस बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पे जाके लग जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे ये सेल के सरफेस पे जाके क्या हो गया? एब्सॉर्ब हो गया, एब्सॉर्प्शन हो गया, एब्सॉर्प्शन। उसके बाद ये वायरस ये सेल के अंदर जाना चाहेगा। ये स्टेप 1 हो गया। सबसे पहले ये वायरस जाके उस बैक्टीरिया के सेल के ऊपर लग गया। उसके बाद ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाना चाहेगा, अंदर जाना चाहेगा। के अंदर जाने के फेज को हम लोग कहेंगे इक्लिप्स फेज, इक्लिप्स फेज, इक्लिप्स फेज। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये वायरस पूरी तरह से अंदर है और ये वायरस अब मल्टीप्लाई करने लगा इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। इस फेज को हम लोग कहेंगे मैच्योरेशन फेज। और जब ये वायरस मल्टीप्लाई कर करके अपना नंबर को बढ़ा लेगा तो धीरे से क्या होगा, ये इस सेल को लाइस करके अपना जो मल्टीप्लाई किया हुआ जो इसका जो डॉटर सेल है उसको ये रिलीज कर देगा। इस फेज को हम लोग कहेंगे लाइसिस या फिर लाइटिक फेज। लाइटिक, क्योंकि ये सेल को तोड़ रहा है इसीलिए लाइटिक फेज, लाइटिक फेज। तो बैक्टीरियोफेज का जो लाइफ साइकिल है वो है, पहले वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर जाके लग रहा है जिसको हम लोग एडसॉर्प्शन कह रहे हैं। उसके बाद वो सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है जिसको हम लोग इक्लिप्स फेज कह रहे हैं। अंदर जाके वो खुद को मैच्योर कर रहा है, खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद वो बैक्टीरियल सेल को तोड़ के वो बाहर आ जा रहा है जिसको हम लोग लाइसिस फेज कहते हैं। तो ये 4 फेज है। बैक्टीरियोफेज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये बैक्टीरियोफेज को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। बैक्टीरियोफेज के साथ हम लोग प्लास्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो क्या है प्लास्मिड, क्या है बैक्टीरियोफेज को कैसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, ये हम लोग जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन बैक्टीरियोफेज से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि बैक्टीरियोफेज को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं एलोंग विथ प्लास्मिड। इसका इन्फेक्शन का या फिर इसका लाइफ साइकिल में कितना स्टेज आता है, 4 स्टेज आता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है लाइटिक फेज। ये सेल को लाइस करके अपना प्रोजेनी को बाहर रिलीज कर देता है। और अगर आप इस बैक्टीरियोफेज का शेप को देखेंगे,
कभी कभी इसके शेप को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको शेप को लेकर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका जो यहाँ पे जो आप बेंजीन के रिंग की तरह जो स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, ये हेड है, ये बैक्टीरियोफेज का हेड है। और इसी के अंदर छुपा हुआ है इसका क्या, जेनेटिक मटेरियल। और जो यहाँ पे जो आप इसका ये हेड के सामने वाले हिस्से को आप देख रहे हैं, ये है कॉलर, ये है बैक्टीरिया का कॉलर। और यहाँ पे जो कवरिंग है जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीट, जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टेल के जैसा, इसको हम लोग कहते हैं टेल फाइबर। तो स्ट्रक्चर में यही 4 पॉइंट आपको जानना है कि हेड कौन सा पार्ट है। तो ये बेंजीन के रिंग जैसा दिखने वाला पार्ट हेड है। तो जाहिर सी बात है, हेड के नीचे क्या होगा, कॉलर होगा, कॉलर। उसके बाद टेल को तो आप पहचान ही लेंगे, ये टेल है। और एक्स्ट्रा से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कॉलर के नीचे वो सीट है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो अलग अलग सीक्वेंस को हम लोग T2 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज नंबरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी, कौन सा पहले डिस्कवर हुआ था, T1, T2, T3। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। प्लास्मिड के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेज इम्पोर्टेंट है, लाइटिंग स्टेज इम्पोर्टेंट है। कितना स्टेज है, 4 स्टेज है, एडसॉर्प्शन, इक्लिप फेज, मैच्योरेशन और लाइटिंग। ये सब चीज आपका इम्पोर्टेंट है। वायरस के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग, और अगला जो वायरस हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो नीट के लिए, वो है HIV एड्स वायरस, जिसको हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं। या ये HIV एड्स वायरस रेट्रो वायरस के ग्रुप पे आता है। ये रेट्रो वायरस, तो क्यों इसका नाम रेट्रो वायरस है और कौन कौन से वायरस इस रेट्रो वायरस के ग्रुप में आते हैं। पहला वायरस जो ये रेट्रो वायरस के ग्रुप में आता है वो है HIV वायरस, जिसको हम लोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी कहते हैं। और जो दूसरा वायरस जो इस रेट्रो वायरस के ग्रुप में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं HTLV1 और HTLV2 वायरस। तो ये HTLV1 और 2 वायरस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको लेकर ये बात आपको जानना है कि ये HTLV1 और 2 वायरस, इसका फुल फॉर्म क्या है। ये है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, इसको बोलते हैं हम ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 1 और लिम्फोट्रोपिक वायरस 2। तो ये कौन सा बीमारी करता है ह्यूमन बीइंग में, ये आपको जानना है। ये ही HTLV1 और HTLV2 ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। ये ह्यूमन में ब्लड कैंसर करवा सकते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, ये सब ब्लड कैंसर का नाम है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा ये करवा सकते हैं। तो बेसिकली रेट्रो वायरस में 2 वायरस आता है, एक है HIV और एक है HTLV1 और HTLV2 वायरस। HIV वायरस से जो बीमारी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो चलिए अब हम लोग ये एड्स को अच्छे से पढ़ते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का 2 ग्रुप रहता है, 2 सब टाइप है, HIV1 और HIV2। ये जो HIV1 है ये ज्यादा ही कॉमन है, मोस्ट कॉमन। इंडिया में अगर आपसे पूछे कि HIV1 और HIV2 में कौन सा ज्यादा कॉमन है, तो ये HIV1 है जो HIV2 से ज्यादा कॉमन है। HIV को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लग मॉन्टेगनर।
और ये 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। 1984 में वायरस का डिस्कवरी हुआ था 1983 में। ये HIV वायरस का डिस्कवरी लग मॉन्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने वर्ल्ड कप जीतने से एक साल पहले किया था 1983 में। ये निमोनिक से आप याद रख सकते हैं HIV एड्स का डिस्कवरी कब हुआ था। अगला चीज जो इससे रिलेटेड है HIV वायरस से, वो आपको समझना है कि HIV वायरस का जो शेप होता है वो कैसा होता है। HIV वायरस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फीयर के जैसा होता है। इस तरह से स्फीयर के जैसा इसका शेप होता है HIV वायरस का। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, ये एक स्फेरिकल वायरस है। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, मैंने कहा था HIV वायरस एक RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है ये। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, लेकिन ये RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इसका 2 कॉपी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसे बड़ा करके बनाऊँ, ये स्फेरिकल शेप का ये HIV वायरस स्फेरिकल, ये उसका कैप्सिड है या फिर प्रोटीन कोट है। ये एक एनवलप वायरस रहता है, एनवलप वायरस है। और ये बाहर का इसका कैप्सिड है, जिसको हम लोग प्रोटीन कोट कहते हैं। और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है RNA। ये RNA डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, लेकिन इसका 2 कॉपी है, 2 RNA है, लेकिन ये आपस में जुड़ के डबल स्ट्रैंड नहीं बना रहे, दोनों अलग अलग है और दोनों एक जैसा ही है। आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल, लेकिन आपस में ये नहीं जुड़ रहा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता RNA का तो क्या होता, आपस में जुड़ जाता, तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA हो जाता। लेकिन ये दोनों का दोनों स्ट्रैंड एक जैसा है, आइडेंटिकल है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को नहीं बना रहा है। इसीलिए हम कहेंगे टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। 2 आइडेंटिकल कॉपी है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का। तो अगर आपसे पूछे HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आप बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। कितना कॉपी है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस का? 2 कॉपी है। दोनों कॉपी एक जैसा है या अलग अलग है? दोनों कॉपी आइडेंटिकल है, दोनों का दोनों कॉपी एक जैसा है। और मैंने कहा था इसके पास जो एंजाइम्स है, ये एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली वायरस के पास कोई एंजाइम नहीं रहता है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जिसके पास अपना खुद का एक एंजाइम है। और एक वायरस है जिसके पास अपना खुद का एंजाइम है, मैंने कहा था वो बैक्टीरियोफेज है, जिसके पास लाइसोसोमल एंजाइम है। और ये HIV वायरस जिसके पास एंजाइम है, जो मैंने कहा था आपको याद होगा, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नाम का एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नाम का एंजाइम है, जिसको हम लोग RT भी कह सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। क्या है इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का काम, इस वायरस में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये HIV वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है। मतलब ये HIV वायरस एक कम्युनिकेबल वायरस है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाता है। तो किस मोड से? क्या ये पानी से जा सकता है? क्या ये हवा से जा सकता है? जिससे आपको पता है कोरोना वायरस हवा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक दूसरे को फैल रहा है। तो क्या ये HIV वायरस किस तरह से फैल रहा है? तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इस HIV वायरस का? तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन है सेक्सुअल रूट से ये HIV वायरस ट्रांसमिट होता है एक दूसरे को, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो या फिर हेटेरोसेक्सुअल हो। ये सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका बहुत ज्यादा है, मोस्ट कॉमन मोड है। ये ब्लड प्रोडक्ट, अगर आप किसी HIV इंडिविजुअल का ब्लड निकाल के आप नॉर्मल इंडिविजुअल में देंगे, तो ब्लड से ये वायरस दूसरे इंडिविजुअल में ये ट्रांसमिट हो सकता है। ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो लोग इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, कबीर सिंह का मूवी आपने देखा होगा, कबीर सिंह इंट्रावेनस ड्रग लेता है। तो अगर वो कबीर सिंह इंट्रावेनस ड्रग लेता है और वो अपने दोस्तों के साथ बैठ कर ड्रग लेता है, तो क्या होगा, अगर उसके दोस्तों का HIV एड्स होगा और उसके अंदर वो निडल जाएगा और निडल जब वहां से बाहर निकलेगा तो थोड़ा सा ब्लड लेके भी निकलेगा, और जब कबीर सिंह उसको लेगा तो उसे भी HIV एड्स इन्फेक्शन होगा।
तो IV ड्रग यूजर इस तरह से वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अगर माँ को वायरस है, उसके कोख में पलने वाला बच्चा को भी वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। डिलीवरी के वक्त हो सकता है या डिलीवरी से पहले जब वो यूट्रस में वो बच्चा है तब भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसमिशन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस। ब्रेस्ट मिल्क से भी, अगर बच्चा जब जन्म होता है उसको ब्रेस्ट मिल्क, माँ को अगर HIV एड्स है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क में भी वायरस देखा गया है, और ये ब्रेस्ट मिल्क से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये सब मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वायरस का। और आपसे अगर पूछा जाए कि एक ही प्लेट में खाना खाने से, शेयरिंग क्लोथ्स, ईटिंग इन द सेम प्लेट, शेयरिंग टॉयलेट्स, तो ये सब चीज से वायरस नहीं ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि किस करने से क्या वायरस, ये HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, तो आप रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि सलाइवा में HIV वायरस रहता है और आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी HIV इंडिविजुअल को जाके किस करें, क्योंकि आपको पता है कि सलाइवा में HIV वायरस रहता है, तो सलाइवा से HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन शेयरिंग टॉयलेट, शेयरिंग क्लॉथ, ईटिंग इन द सेम प्लेट, ये सब चीजों से ये HIV वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता। इसी को लेकर आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग HIV एड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग HIV एड्स, और ये सब स्टेटमेंट दे सकता है। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सेक्सुअल रूट, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ईटिंग इन द सेम प्लेट, शेयरिंग क्लॉथ। तो ये सब से नहीं होगा, क्या से होगा, ये 4 चीज से होगा। वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर टू फीटस, IV ड्रग यूजर किसके वहां पे हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, सेक्सुअल रूप से हो सकता है, ऑर्गन डोनेशन से भी हो सकता है। ऑर्गन डोनेशन, अगर HIV इंडिविजुअल अगर अपना ऑर्गन को डोनेट करता है तो हो सकता है उसके साथ भी वायरस डोनेट हो जाए। तो इस तरह से ये सब हो सकता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये वायरस ह्यूमन सेल्स में जाके, ह्यूमन बॉडी में जाके किस तरह से रेप्लिकेट करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है ये HIV वायरस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और HIV वायरस से रिलेटेड हम लोग सभी एस्पेक्ट्स को समझेंगे जो कि नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसा एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो आपसे मिस हो जाएगा अगर आपने मेरा ये वीडियो लेक्चर को देखा है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग MCQs को भी सॉल्व करने जाएंगे और आप देखेंगे कि कितने आसानी से आप उस MCQs को भी सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो पैथोजेनेसिस या हम कहते हैं ये वायरस HIV वायरस किस तरह से ये ह्यूमन सेल में अपना इफेक्ट दिखाता है। ये HIV वायरस, ये अगर आप मान के चले कि ये HIV वायरस है, बहुत सारा HIV वायरस है ये, तो ये जाके अटैक करेगा हमारे बॉडी के एक स्पेसिफिक सेल को, ये जाके अटैक करेगा। तो इसको लेके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HIV वायरस हमारे बॉडी का कौन सा सेल को अटैक करता है। तो ये HIV वायरस जैसे ही ब्लड में जाएगा, चाहे वो सेक्सुअल रूट से जाए, चाहे वो ड्रग, इंट्रावेनस ड्रग रूट से जाए, या फिर किसी को आप इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिट कर दे रहे हैं उससे जाए, जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो ये एक पर्टिकुलर तरह का सेल को ढूंढेगा। कौन सा सेल को ये जाके इन्फेक्ट करेगा, तो ये जाके इन्फेक्ट करेगा एक सेल को, और ये सेल को मैं थोड़ा बड़ा से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि इसी के अंदर वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। ये सेल को जाके इफेक्ट करेगा, और ये सेल का नाम क्या है, ये सेल का नाम है CD4 पॉजिटिव सेल। इसको आप भूल ही नहीं सकते हैं। HIV वायरस कौन सा सेल को इन्फेक्ट करता है, ये CD4 पॉजिटिव सेल को इन्फेक्ट करता है। तो ये HIV वायरस जब इस सेल के अंदर जाएगा तो आपको पता है ये HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और इसका 2 कॉपी है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का 2 कॉपी है। मैं यहाँ पे एक ही कॉपी बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। वो दूसरा कॉपी भी उसी तरह से काम करेगा जैसे ये कॉपी काम करेगा जो मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। तो इसके पास जो एक एंजाइम है, इसको
इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ। ये जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और एंजाइम को मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है। ये एचआईवी वायरस का एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है, जिसे हम लोग आरटी एंजाइम भी कहते हैं। तो ये एचआईवी वायरस जैसे ये CD4 पॉजिटिव सेल के अंदर जाएगा तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम को यूज करके, ये जो आप देख रहे हैं ये एक आरएनए था, ये जो था ये एक आरएनए था। तो ये आरएनए से डीएनए को बनाएगा और आरएनए से जब भी डीएनए बनता है तो उस समय एंजाइम जो चाहिए होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स, इसीलिए इस वायरस के पास जो एंजाइम रहता है उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। आरएनए से डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जो कि ये आरएनए से डीएनए बना रहा है। इसीलिए ये एंजाइम जो है ये है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों इसे हम लोग आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं? क्योंकि ये जो एंजाइम है ये आरएनए से डीएनए को बना रहा है, इसीलिए ये एंजाइम जो है ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एचआईवी वायरस के अंदर कौन सा एंजाइम रहता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का काम क्या है? ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और ये आरएनए से डीएनए को बनाएगा, और आरएनए से डीएनए को बनाने में जो एंजाइम लगता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है। ये आरएनए से डीएनए बना रहा है, इसीलिए ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। यहाँ तक बात समझने के बाद आगे समझते हैं। ये आरएनए से यहाँ पे जो बन के निकला है ये है आपका डीएनए, ये है डीएनए। और ये डीएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसिस करके, ये डीएनए जो है ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करके हमारे बॉडी के अंदर ही ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो बन गया है, ये जो CD4 पॉजिटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, CD4 पॉजिटिव सेल का न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है और उसके अंदर जो डीएनए है, उसके डीएनए में जाके ये क्या होगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतना थोड़ा दूर जो है ये एचआईवी वायरस का डीएनए है, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का जो आप देखेंगे यहाँ पे, वो ब्लू कलर का हमारा अपना डीएनए है। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का ये वायरल डीएनए है, जो वायरल डीएनए आके हमारे डीएनए के साथ जुड़ गया है। ये तो बहुत ही भयावह स्थिति यहाँ पे आप देख रहे हैं। वायरल डीएनए आके हमारे डीएनए के साथ जुड़ गया है। वायरस पहले आया, वायरस का पहले आरएनए था, उसके साथ एक एंजाइम था जिसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम कहते हैं। और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का हेल्प लेके वो आरएनए ने अपना डीएनए को सिंथेसिस किया, और डीएनए ने अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसिस करके अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने के बाद वो डीएनए जाके हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए में जाके वो लग गया। तो आप देख रहे हैं हमारा डीएनए जो है वो मॉडिफाई हो गया। हमारा डीएनए का नॉर्मली काम क्या रहता है? हमारा डीएनए में जीन रहता है, उस जीन से बहुत सारा प्रोटीन बनता है। तो अब वायरस का जीन वहाँ पे आके लग गया है, तो हमारा प्रोटीन वो हमारा जेनेटिक और हमारा जीन को टेक ओवर कर लिया है। अब हमारा खुद का प्रोटीन नहीं बनेगा। अब ये जो वायरस का जो यहाँ पे डीएनए आया है उसमें जो जीन है वो अपना खुद का प्रोटीन बनाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे वायरल प्रोटीन। VP में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है? ये वायरल प्रोटीन को बना रहा है। और वायरल प्रोटीन क्या करेगा? यहाँ पे बहुत सारा जो डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, बहुत सारा जो वायरल डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, बहुत सारा वायरल आरएनए का सिंथेसिस भी होगा साइटोप्लाज्म में, बहुत सारा वायरल डीएनए का सिंथेसिस भी होगा। डीएनए का जो सिंथेसिस होगा वो जाके न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए के साथ मिल जाएगा, और बहुत सारा जो आरएनए से आरएनए भी बनेगा यहाँ पे, वो आरएनए से आरएनए जो बनेगा वो वायरल प्रोटीन के साथ इसके अंदर, वायरल प्रोटीन के अंदर आके एक नया वायरस का फॉर्मेशन कर देगा, और ये सेल को तोड़ के ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह से वायरस हमारे CD4 सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है,
हमारे न्यूक्लियस के डीएनए में जाके लग जा रहा है, खुद का अपना प्रोटीन बना रहा है, खुद का अपना कवरिंग बना रहा है, लेकिन मशीनरी किसका यूज कर रहा है? CD4 पॉजिटिव हमारे सेल को ही यूज कर रहा है। इसीलिए वायरस को हम लोग इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये जब भी होस्ट सेल के अंदर जाएगा तभी ये मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वायरस हमारा मशीनरी को यूज करके किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है, किस तरह से खुद का प्रोटीन बना रहा है, हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसमें जाके लग के खुद से अपना डीएनए को किस तरह लगा रहा है, खुद से अपना प्रोटीन को बना रहा है और किस तरह से खुद को रेप्लिकेट करवा रहा है। तो इस तरह से कर करके ये क्या करेगा, सभी CD4 पॉजिटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। और CD पॉजिटिव 4 सेल जो क्या है, ये हमारे बॉडी का एक इम्यून सेल है। इम्यून सेल है मतलब ये सेल किसी फॉरेन पैथोजन, फॉरेन पैरासाइट, फॉरेन बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया, वायरस से, फंजाई से लड़ने में मदद करता है। तो जब सारा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, हमें सारा HIV का सिम्टोम्स देखने को मिलेगा, सिम्टोम्स। क्योंकि इस तरह से जब सारा CD4 सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा खुद का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय होने से, CD4 पॉजिटिव सेल डिस्ट्रॉय होने से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है ये क्या होगा, ये वीक हो जाएगा। और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस और कोई भी दूसरा वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंजाई आके हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी को अटैक कर सकता है, क्योंकि CD4 सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया है। और जब बहुत ही ज्यादा CD4 सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक होगा, तो बहुत ही ज्यादा कोई भी बैक्टीरिया आके हमारे बॉडी को, और कोई भी वायरस और कोई भी फंजाई आके हमारे बॉडी को अटैक कर सकता है और हमें बीमार कर सकता है। तो सिम्टोम्स तभी आएगा जब बहुत ही ज्यादा इम्यून सेल, बहुत ही ज्यादा CD4 पॉजिटिव सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस तरह से HIV/AIDS एक इम्यून डिसीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करता है। और इस वायरस को, ये वायरस जब CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत वीक होता है। और सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने का जो चांस रहता है वो रहता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि HIV/AIDS में कौन सा फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन रहता है तो वो है कैंडिडा इन्फेक्शन, कैंडिडा इन्फेक्शन, कैंडिडा। ऐसे तो बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन HIV/AIDS में होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो है वो है कैंडिडा इन्फेक्शन। तो इतना तक बात समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं ये तो किस तरह से HIV/AIDS हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। अब HIV/AIDS को लेकर कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है HIV/AIDS किस सेल को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये CD4 पॉजिटिव सेल को डिस्ट्रॉय करता है। HIV वायरस के पास अपना एंजाइम रहता है कि नहीं रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम रहता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का काम क्या है, ये RNA से DNA को बनाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। और आपसे पूछा जा सकता है कि HIV/AIDS क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। सिम्टोम्स HIV/AIDS में कब देखने को मिलते हैं, सिम्टोम्स तभी देखने को मिलेंगे जब CD4 पॉजिटिव सेल्स का नंबर क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, और तब क्या होगा, इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक होगा। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन क्या है HIV/AIDS में, तो वो कैंडिडा इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा इन्फेक्शन है। कैंडिडा एक फंजाई है, उसका इन्फेक्शन HIV/AIDS पीपल में बहुत ही ज्यादा है। ट्रीटमेंट को लेकर बात करते हैं HIV/AIDS का, तो ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका कंप्लीट क्योर है कि नहीं। HIV/AIDS का कंप्लीट क्योर नहीं है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। एंटीवायरल ड्रग देके हम लोग सिर्फ वायरल लोड जो है, हमारे बॉडी में जो वायरस का लोड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हैं हम HIV/AIDS को। आपसे पूछा जा सकता है HIV से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में क्या है, तो वो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन।
ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्टडी स्मार्ट का कॉन्सेप्ट है, ना कि स्टडी हार्ड का। हम लोग ऐसे चीज पे फोकस कर रहे हैं जो आपसे पूछा जा चुका है और जो आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए बहुत कम समय में हम ज्यादा चीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा चीजों को। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करने जाएंगे। वहां भी आप देखेंगे कि कितने आसानी से आप उसे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाते हैं। और आपने अगर अभी तक बुक नहीं खरीदा है, मेरा लिखा हुआ बुक जो है 100 टॉपिक इन बायोलॉजी बाय डॉक्टर राय फॉर नीट, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही कॉन्साइज बुक है और बहुत ही उसमें सिर्फ 100 ऐसे टॉपिक के बारे में दिया गया है और कंप्लीट कवर किया गया है वो बुक को। उस 100 टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपसे वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और उसी के बेस पे मैं ये वीडियो लेक्चर्स को बना रहा हूँ। तो उसको बहुत सारा कॉपी उस बुक का अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया हुआ है। आप भी डिस्क्रिप्शन में जाके उस बुक को लीजिए, पढ़िए और फिर आपको समझ में आएगा कि कितने कम समय में कितने ज़्यादा चीज़ आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। 100 टॉपिक में से अगर 60 to 70 क्वेश्चन भी अगर उस टॉपिक से पूछा जाएगा तो भी आपका नीट का स्कोर जो है वो कितना ऊपर चला जाएगा, आपका बायोलॉजी का जो स्कोर है वो कितना ऊपर चला जाएगा। तो आप उस बुक को लीजिए, वो खरीदिए और देखिए, पढ़ के आपको कितना मजा आता है। और उस बुक के साथ सप्लीमेंट करके आप मेरे यूट्यूब के ये फ्री वीडियोस को देखिए। दोनों को मिला के जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी मजा आएगा। तो चलिए समझते हैं इस HIV/AIDS के बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं राइनो वायरस। राइनो वायरस पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये राइनो वायरस क्या है? राइनो वायरस जो है ये कौन सा बीमारी को करवाता है? तो राइनो वायरस कॉमन कोल्ड को करवाता है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड कहने का मतलब है जो नॉर्मली जो सर्दी जुकाम हमें सीजन में होते रहता है, 2 महीना 3 महीना पे एक बार सर्दी हो गया, तो वो किस वायरस के कारण होता है? मोस्ट कॉमनली वो राइनो वायरस के कारण होता है। कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है? कॉमन कोल्ड एक तो राइनो वायरस के कारण हो सकता है, राइनो वायरस। दूसरा वायरस जो कॉमन कोल्ड करवा सकता है वो है, डरिएगा मत, लेकिन कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी कॉमन कोल्ड ही करवाता है। सिम्टम्स जो कोरोना वायरस का है, ज्यादातर तो लोग एसिम्टोमेटिक रहते हैं, कुछ नहीं होता है उन्हें, और ज्यादातर लोग को सिर्फ कॉमन कोल्ड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जैसे उसका नाक बंद रहता है, गले में खराश रहता है। तो कॉमन कोल्ड को आप निमोनिया से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? निमोनिया बहुत ही हाई इल टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। कॉमन कोल्ड कराने वाला वायरस मोस्ट कॉमन तो राइनो वायरस है, सेकेंड मोस्ट कॉमन वायरस कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हुआ था 2003 में वो था SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, और जो 2013 में हुआ था वो था MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और अभी जो 2020 में हुआ है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोविड-19। तो ये 2003 के आसपास था, ये 2013 के आसपास था और ये 2020 के आसपास था। लेकिन ये जो कोविड-19 का जो स्ट्रेन है ये थोड़ा म्यूटेशन होके बना हुआ स्ट्रेन है। पता नहीं इसे चाइना वाले ने बनाया कि ये खुद ब खुद नेचुरली म्यूटेट हो गया, ये तो रिसर्च का बात है और ये डिफेंस वाले लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसे पता लगाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन ये जो वायरस है ये म्यूटेट हो गया है, चाहे ये नेचुरली म्यूटेट हो गया है या फिर इसे चाइना वाले ने म्यूटेट करके इसे मोर लीथली बनाया है। कहने का मतलब है ये बहुत ही डेंजर स्ट्रेन बन गया है और इसका मोर्टेलिटी, इसके इन्फेक्शन होने के बाद इसका मोर्टेलिटी बहुत ही ज्यादा है। सार्स का मोर्टेलिटी भी ज्यादा ही था लेकिन कोविड से कम था। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का मोर्टेलिटी भी ठीक ठाक ही था लेकिन कोविड से कम था, उसे कंट्रोल किया जा सकता था। कोविड-19 को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और कोरोना वायरस एक कोविड-19 ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे वायरस है जो कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरस है, ग्रुप ऑफ वायरस है। इसमें सिर्फ कोविड-19 नहीं, बहुत सारा है, मर्स है, सार्स है, कोविड-19 है और बहुत सारा वायरस है। तो नॉर्मली जो सर्दी खांसी होता है कोरोना वायरस के कारण होता है,
लेकिन कोरोना वायरस में आपको कौन सा वायरस के कारण हुआ है, चाहे कोविड है या फिर कोई और तरह का कोरोना वायरस है, तो ये एक सिंपल डिसीज है। लेकिन कोविड-19 निमोनिया को करवा सकते हैं, निमोनिया। इसीलिए इसका डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। आपसे पूछे कि कोरोना वायरस पेशेंट में लोग मरते क्यों है, तो उसका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर। पूरा लंग्स का जो है कंसोलिडेशन हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, पूरा लंग्स पानी भर जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है पूरा लंग्स, और सांस नहीं ले पाते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है बॉडी को कम हो जाता है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज कम हो जाता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर से लोग मर जाते हैं कोरोना वायरस में। तो इसका मरने का कारण क्या है कोरोना वायरस का, रेस्पिरेटरी फेलियर। निमोनिया बहुत सारा वायरस के कारण भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा निमोनिया करता है कम्युनिटी में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ये 2 बैक्टीरिया निमोनिया को करवाता है कम्युनिटी में। तो निमोनिया आपका लंग का इन्फेक्शन है, लंग का एल्वियोलाई का, जो कि कॉमन कोल्ड है। ये सिर्फ नोज का और अपर एयरवे का, अपर एयरवे जैसे साइनस हो गया आपका, साइनस ये सब इन्फेक्शन है जो, और निमोनिया है वो लंग का इन्फेक्शन है। वो भी वायरस के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, वायरल निमोनिया भी हो सकता है, बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है। लेकिन कॉमन कोल्ड की जब बात आती है तो कॉमन कोल्ड सिर्फ नोज, साइनस और अपर एयरवे का इन्फेक्शन है। ये लंग तक ये इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है, नीचे तक नहीं पहुंचता है, अपर एयरवे तक ही सीमित रहता है, नोज, साइनस और ये अपर एयरवे तक। और लंग का जो अब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसे हम लोग कॉमन कोल्ड नहीं कहेंगे, वो निमोनिया कहेंगे हम लोग। निमोनिया भी वायरस के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, ये बात आपको समझना है। राइनो वायरस क्या करवाता है, राइनो वायरस निमोनिया नहीं करवाता है, राइनो वायरस कॉमन कोल्ड करवाता है। कोरोना वायरस क्या करवाता है, कोरोना वायरस कॉमन कोल्ड भी करवा सकता है और निमोनिया दोनों ही करवा सकता है, लेकिन राइनो वायरस सिर्फ कॉमन कोल्ड करवाएगा, ज्यादातर समय ये कॉमन कोल्ड ही करवाता है। तो ये सब बात जो है ये सब इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। और एक बात है, ये सब तो वायरल डिसीज है, कॉमन कोल्ड भी वायरल डिसीज है, ये आपका राइनो वायरस से होने वाला एक वायरल डिसीज है, कोरोना वायरस भी एक वायरल डिसीज है। तो क्या एंटीबायोटिक्स का कोई यूज है, एंटीबायोटिक्स हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स जो है ये बैक्टीरिया को टारगेट करता है, ना कि वायरस को। तो एंटीबायोटिक्स का वायरल डिसीज में कोई भी यूज नहीं, ये बात को समझ। एंटीबायोटिक हम लोग सिर्फ बैक्टीरियल डिसीज में यूज कर सकते हैं, वायरल डिसीज में अभी तक हम लोग एंटीवायरल ड्रग यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग एंटीबायोटिक्स नहीं कहते, एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। वो भी अच्छे से काम नहीं करता है वायरल डिसीज में, लेकिन बैक्टीरियल डिसीज में एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छे से काम करता है, और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। लेकिन वायरस के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है ये एंटीबायोटिक। तो ये सब चीज आपको समझना है वायरल डिसीजेस में। कुछ एक्स्ट्रा चीज को हम लोग समझते हैं, और ये जो कोरोना वायरस है इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, तो इसको स्वाब टेस्ट से डायग्नोस करते हैं। हम लोग स्वाब लेते हैं, टॉन्सिल जो है वहाँ से, फेरिंग से नाक से हम लोग एक स्वाब को अंदर डाल के उसको निकाल के हम लोग उसका एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं हम लोग। तो आपसे पूछा जाए कि कोरोना वायरस में क्या टेस्ट करते हैं, आप एंटीजन को टेस्ट करते हैं या एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, हम लोग एंटीजन को टेस्ट करते हैं। हालांकि ये सब जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बाई चांस ये सब आपसे पूछा जा सकता है ये कोरोना वायरस का सीजन में। तो और अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कुछ वायरसेस और उनका नाम। जैसे ये डिसीज में एक तरफ लिखता हूँ और एक तरफ में लिखता हूँ वो वायरस का नाम जिससे वो डिसीज हो रहा है, और कुछ एडिशनल पॉइंट जो मुझे लिखना है वो मैं यहाँ पे रिमार्क्स में लिखूंगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए ये सबसे पहला जो डिसीज है पोलियो। पोलियो कौन सा वायरस के कारण होता है, आप कहेंगे पोलियो वायरस, जी हाँ, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा पोलियो कौन सा वायरस के कारण होता है। पोलियो का वायरस जो है वो कौन सा ग्रुप में आता है,
तो इसका आंसर होगा एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस। क्यों इसे एंटेरोवायरस कह रहे हैं? एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन। ये वायरस का ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से होता है। फिशीज में, स्टूल में ये वायरस रहता है और ये वाटर को कंटामिनेट करेगा। वो उस वाटर को पिएंगे तो फिर आपके जीआईटी में वो वायरस जाएगा। इस तरह से ये ट्रांसमिट होते रहेगा, फिर स्टूल में जाएगा, फिर वाटर में, फिर आपके जीआईटी में। एंटेरल रूट, फीको ओरल रूट जिसको बोलते हैं, इस वायरस का ट्रांसमिशन। पोलियो का ट्रांसमिशन कैसे होगा? फीको ओरल रूट। इसीलिए ये एंटेरोवायरस, जीआईटी में रहने वाला ये वायरस है, इसलिए हम लोग इसे एंटेरोवायरस कहते हैं। तो पोलियो से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो वायरस है, दूसरा जो डिसीज है वो है जीनाइटल वार्ड्स। जीनाइटल वार्ड्स एक डिसीज है जो जीनाइटल रीजन में होता है और इसके जो रेस्पॉन्सिबल वायरस है उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जीनाइटल वार्ड इज कॉज्ड बाय HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये जीनाइटल जो वार्ड है ये और बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जीनाइटल रीजन में ही होता है। और इससे जो वायरस एसोसिएटेड है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कभी कभी कैंसर का कारण भी बन सकता है। सर्विक्स, फीमेल का जो सर्विक्स है, वेजाइना का ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सर्विक्स कहते हैं, वहाँ सर्विक्स का कैंसर भी करवा सकता है कभी कभी ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये बात आपको याद रखनी। नॉर्मली ये जीनाइटल वार्ड्स को करवाता है। तीसरा जो बीमारी है वो है रेबीज। रेबीज से जो वायरस है उसे हम लोग कहते हैं रेब्डोवायरस या फिर रेबीज वायरस भी कह सकते हैं। इसका शेप कभी कभी पूछा जा सकता है। ये वायरस का शेप दिखने में बुलेट के जैसा रहता है, बुलेट से। ये वायरस एक बुलेट शेप वायरस है, बुलेट शेप वायरस है रेबीज वायरस। और ये रेबीज वायरस किस को इन्फेक्ट कर सकता है? ये रेबीज वायरस डॉग को तो कर ही सकता है, कैट, मंकी, ह्यूमन सभी को इन्फेक्ट कर सकता है ये रेबीज वायरस। चौथा जो वायरस है वो है मम्प्स। मम्प्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मम्प्स कौन से ग्रुप में आता है, तो ये है पारामिक्सोवायरस। पारामिक्सोवायरस के ग्रुप में आता है। और ये मम्प्स कौन सा ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? तो ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड जो यहाँ पे रहता है, कान के सामने एक ग्लैंड रहता है पैरोटिड ग्लैंड, जो एक सेलेब्री ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है। ये टेस्टिस को, ये मेल में टेस्टिस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, पैरोटाइटिस कर सकता है, पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन टेस्टिस को भी इन्फेक्ट। टेस्टिस को जब इन्फेक्ट करेगा तो हम लोग कहेंगे इसे मम्प और टाइटिस। पैरोटिड को जब इन्फेक्ट करेगा तो मम्प पैरोटिटाइटिस कहेंगे हम इसे। जो दूसरा जो वायरस है, 5th नंबर में जो वायरस है वो है न्यूकैस्टल डिसीज कौन से वायरस से होता है? तो न्यूकैस्टल डिसीज वायरस NDB से होता है, न्यूकैस्टल डिसीज वायरस। और ये बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। न्यूकैस्टल डिसीज वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। चिकन फॉक्स का वायरस का नाम है वेरिसेला। ये आपसे पूछा जा सकता है। चिकन फॉक्स का वायरस का नाम है वेरिसेला। और सिंगल्स जो करवाता है, ये भी चिकन फॉक्स का ही वायरस है, लेकिन इसका नाम है हर्पीस जूस्टर। और डायरिया मैंने बताया था, डायरिया का एक वायरस है जिसका नाम है रोटा वायरस। तो ये सब चीज आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ, वायरस जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, वायरस ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। ये आपको सॉल्व करने में मदद करेगा ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, जैसे दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, ट्रू और फॉल्स। कोई एक स्टेटमेंट MCQ में 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको बताना रहेगा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये स्लाइड आपको हेल्प करेगा उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वायरस से रिलेटेड अगर मॉस्किटो को लिंक लगा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वायरस जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रहा है
वो है डेंगू वायरस, वो है जापानीज एनकेफेलाइटिस वायरस, और वो है येलो फीवर वायरस, और चिकुनगुनिया। तो ये सब बीमारी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, जो कि वायरस से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं ये वायरस से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को मैंने डिस्कस कर लिया है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको बुक में मिलेंगे, एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो गलती से हमसे छूट गया होगा वो आपको बुक में मिल जाएंगे, जो पूरे 100% वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो एग्जाम में पूछा गया हो या फिर आप किसी भी MCQ बुक्स को सॉल्व करते हैं, तो आप उस क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे मेरे ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद। और मेरा बुक, जो कि बुक का नाम है 100 टॉपिक इन बायोलॉजी फॉर नीट बाय डॉक्टर राय, तो लिंक में जाके आप उस बुक को ऑर्डर दीजिए, खरीदिए। बुक ज़्यादा दाम नहीं है, मैं सिर्फ डिलीवरी चार्ज ही ले रहा हूँ, और बुक का प्रिंटिंग चार्ज मिला के ही आपसे वो उसका पैसा लिया जा रहा है, और आपका ये बुक बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आप उस बुक को जाके खरीदिए और ये बुक को पढ़िए, साथ ही साथ अपनी फ्री यूट्यूब वीडियो को देखिए, समझिए और एग्जाम का तैयारी कीजिए।